So students, the next topic is zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial. है ना। एक बार जो पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो सकता है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिफाइंड। किसी दिए हुए पॉलिनोमियल में मौजूद वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है ना। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 ये पॉलिनोमियल है ना। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है देखेंगे। इसमें दो टर्म्स ऐसा है जिसमें वेरिएबल मौजूद है ना। बट इस वाले टर्म में जो वेरिएबल है x उसका एक्सपोनेंट है 2, जो कि इस पूरे पॉलिनोमियल में मौजूद बाकी किसी भी टर्म में मौजूद वेरिएबल के एक्सपोनेंट से ज्यादा है। मतलब इट इज द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल x प्रेजेंट इन दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो बोलेंगे इस पॉलिनोमियल में इस टर्म में x का एक्सपोनेंट है 2, जो कि इस पूरे पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। तो बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। तो बोलेंगे डिग्री ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब हमारे काम का चीज इसमें क्या है देखिए। इसके पहले के क्लासेस में क्लास 7 में या 8 में आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, है ना। तो फैक्टराइजेशन में एक छोटा सा चीज याद दिला देते हैं आपको, है ना। फॉर्मूला आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो उसमें क्या लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये ना फॉर्मूला एक्सपेंशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। वैसे ही ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कहते थे फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। लेकिन उसके साथ साथ ये एक चीज जो आपको नहीं उस वक्त समझ में आया होगा वो क्या था कि किसी दिए हुए पॉलिनोमियल को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उसका फैक्टर्स का संख्या कितना होगा, उसके फैक्टर्स का संख्या कितना होगा। तो याद रखिएगा जो दिए हुए किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, है ना। हर एक पॉलिनोमियल का डिग्री होता है क्योंकि उसमें वेरिएबल मौजूद है ना। किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा जितना उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ उसका फैक्टर्स होगा, है ना। अगर डिग्री 2 हुआ तो फैक्टर 2 होगा, अगर डिग्री 3 हुआ तो फैक्टर 3 होगा, अगर डिग्री 4 हुआ तो फैक्टर 4 होगा, है ना। तो हमको इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत क्यों है वो अभी जस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम इससे क्या समझेंगे, व्हाट डू मीन बाय जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी जस्ट पहले इसके पहले के सेशन में हम लोग जो पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े हैं कि किसी पॉलिनोमियल का रिजल्टेंट वैल्यू, नेट वैल्यू पॉलिनोमियल का फाइंड आउट करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि उस पॉलिनोमियल का नेट वैल्यू वेरिएबल के किस मैग्नीट्यूड के लिए निकालना है ना। बिकॉज देयर कैन बी infinite number of values for any given variable in a polynomial। किसी पॉलिनोमियल में मौजूद वेरिएबल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकता है, बिकॉज वो तो वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना।
लेकिन उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल के लिए उस जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल में जो मौजूद वेरिएबल होगा उसका भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज निकलेगा। जितना नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल उतना ही नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दैट वेरिएबल, है ना। कोई एक पॉलिनोमियल है, उसमें मान लो वेरिएबल मौजूद है x, ठीक है। अगर x का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेते हैं तो x के उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल का भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड निकलेगा, क्योंकि जैसे जैसे वेरिएबल का वैल्यू चेंज करेंगे अलग अलग वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल का भी अलग अलग रिजल्टेंट वैल्यू आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसमें क्या है, हमारे समझने वाला या हमारे काम का चीज क्या है कि किसी पॉलिनोमियल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज तो हो सकता है ना, लेकिन हमको उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज से मतलब नहीं है, हमारे वो बहुत ज्यादा काम का नहीं है ना। अगर ऐसा हो कि किसी पॉलिनोमियल का रिजल्टेंट वैल्यू वेरिएबल के किसी एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के लिए रिजल्टेंट वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 आ जाए, बात समझ आ रहा है ना। कोई एक वैल्यू उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए में से के लिए नहीं, में से मतलब वेरिएबल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकता है, ठीक है। बट उन सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज में से शायद वेरिएबल का कोई तो एक ऐसा वैल्यू होगा जिसके कारण उस पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्टेंट वैल्यू 0 आ जाए। मतलब जब वेरिएबल का वैल्यू हम उस पॉलिनोमियल में रखें तो सॉल्व करने के बाद उसका रिजल्टेंट वैल्यू पॉलिनोमियल का अगर 0 आ जाता है तो बोलेंगे दिस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड और दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल प्रेजेंट इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अभी अपनी पूरी बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। मान के चलिए एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, पॉलिनोमियल है px। मान के चलते हैं इस पॉलिनोमियल px का जो पॉलिनोमियल है वो है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमारे काम का चीज क्या है यहाँ पर कि ये तो एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकता है, x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स है, उन सारे नंबर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है ना। और उन सारे वैल्यूज ऑफ x के लिए px का वैल्यू अलग अलग निकलेगा। जैसे p1 रखेंगे तो कुछ और आएगा, p2 रखेंगे तो कुछ और आएगा, p3 रखेंगे तो कुछ और आएगा, p4 रखेंगे तो कुछ और आएगा। तो ऐसे ही करते करते ये x का वैल्यू अगर हम चेंज करते रहते हैं तो हर एक चेंज किए हुए वैल्यू ऑफ x के लिए इस पॉलिनोमियल का अलग अलग वैल्यू आएगा। बट क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x में से कोई एक वैल्यू ऐसा होगा जिसके कारण इस पूरे पॉलिनोमियल का नेट रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो जाए? तो कहेंगे कि वो वैल्यू ऑफ x जिसके कारण x का वो वैल्यू जिसके कारण इस पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो गया, इसीलिए that particular value of x will be called the 0 of the given polynomial। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है, सिंपल है। आप इसको ऐसे समझने का कोशिश करिए कि हम p2 निकाल सकते हैं, p-2 निकाल सकते हैं, p5 निकाल सकते हैं, p100 निकाल सकते हैं, p-89 निकाल सकते हैं, जो मर्जी है ये सारे वैल्यू में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। बट इन सारे वैल्यूज के लिए अलग अलग पॉलिनोमियल का रिजल्टेंट वैल्यू आएगा। सॉल्व करने पर
इस हर एक वैल्यू के कारण इस पॉलिनोमियल का रिजल्टेंट वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा इस सब जगह पे। P2 के लिए कुछ और आएगा, P-2 के लिए कुछ और आएगा, P5 के लिए कुछ और आएगा। क्यों? हर एक वैल्यू में x के जगह पे अलग अलग वैल्यू रखाएगा ना। बात सुनना रहा है। P2 लिखेंगे तो यहाँ पे x के जगह पे 2 लिखेंगे तो कुछ सॉल्व करके आएगा। P-2 अगर लिखते हैं तो इस सब जगह पे यहाँ पर x² और x की जगह पे -2 लिखाएगा तो सॉल्व करेंगे तो कुछ और आएगा। फिर P5 लिखेंगे तो कुछ और आएगा, P10 निकालेंगे तो कुछ और आएगा, P-89 निकालेंगे तो कुछ और आएगा। ऐसे ही करते करते x का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के कारण इस पॉलिनोमियल px का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज निकलता रहेगा। हमारा सवाल क्या है, क्या इन सारे में से कोई एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल x है जिसके कारण इस पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्टेंट वैल्यू जो सॉल्व करके हम लोग बारी बारी से निकाल रहे हैं उनमें से कोई एक वैल्यू ऐसा हो सकता है वेरिएबल x का जिसके कारण इस पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्टेंट वैल्यू 0 आ जाए। बात समझ आ रहा है? वैल्यू रिजल्टेंट 0 आ जाए तो उस एक वेरिएबल के वैल्यू को हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि हम P2 निकालें, है ना। P2 निकाले तो यहाँ पे क्या आएगा 3 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 10 सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा। वैसे ही P-2 सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा, P5 सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा। लेकिन सॉल्व करते करते पता चला ना कि P100 निकाले ना, P100 निकाले तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गया। बस समझ में आया? है जब P100 यह हम बस उदाहरण दे रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उनमें से कोई तो एक ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसके कारण नेट रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बिकम्स 0, है ना। अगर पॉलिनोमियल का नेट रिजल्टेंट वैल्यू 0 आ जाता है तो वाजिब सी बात है कि उस 0 आने के लिए वेरिएबल x का कोई तो मैग्नीट्यूड रहा होगा। यहाँ पे हम उदाहरण दे रहे हैं, हम केवल उदाहरण दे रहे हैं, हालांकि यहाँ पे 100 डालिएगा तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। हम केवल उदाहरण दे रहे हैं कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम P100 निकाले, है ना। तो P100 अगर निकालते हैं और नेट रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ px बिकम्स 0 तो कहेंगे कि सिंस P100 is equal to 0, therefore the value of x is equal to 100 will be considered as 0 of the given polynomial px। बात समझ आ गया? क्योंकि x के वैल्यू 100 के कारण दिए हुए पॉलिनोमियल px का नेट रिजल्टेंट वैल्यू 0 आ गया, इसीलिए the value x equal to 100 will be considered as the 0 of the given polynomial। बात समझ में आ गया? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक एग्जांपल आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं या और आपको आगे इसमें एलाबोरेट करके दिखाते हैं कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। देखिए हम आपके बुक से एक एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल 3 सॉल्व एग्जांपल है ना। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चेक वेदर -2 and 2 are the zeros of the polynomial x plus 2। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, px कितना है, x plus 2। देखिए इस पॉलिनोमियल में मौजूद वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं px। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता y plus 2 तो हम लिखते हैं py, अगर लिखा होता a plus 2 तो हम लिखते हैं pa, है ना। यहाँ पे लिखने का मतलब है पॉलिनोमियल जो है वो वेरिएबल किस वेरिएबल में है, तो यहाँ पर वेरिएबल x है इसलिए हम लिखे हैं px। तो px कितना है, x plus 2। अब पूछ रहा है, कह रहा है कि चेक करके बताइए कि क्या दिया हुआ पॉलिनोमियल का -2 और 2 जीरोस है। तो हम आपको क्या बोले थे कि किसी पॉलिनोमियल में मौजूद वेरिएबल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकता है, और उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज में से उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के कारण दिए हुए पॉलिनोमियल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज निकलेगा, है ना। जितना ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल रखेंगे उस हर एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आएगा, है ना। यहाँ पे हमारे काम का चीज क्या है कि उन
उन सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x के लिए में से कहा कि इन दोनों को चेक करके बताइए कि क्या ये दोनों जीरोज है। कह रहा है इन दोनों को चेक करके बताइए क्या ये दोनों पॉलिनोमियल px का जीरोज है। तो हम क्या बताए हैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए हैं कि जीरोज किसको कहते हैं, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके कारण पॉलिनोमियल का नेट रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आ जाए, वेरिएबल के उसी वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। आपके बुक में स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है ना, कि p alpha will be called zero of the polynomial if p alpha is equal to zero for polynomial px, है ना। for polynomial px zero of the polynomial is said that when alpha will be दिए हुए पोलिनोमियल में अगर अल्फा वैल्यू के कारण पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है तो बोलेंगे कि इफ p अल्फा इज इक्वल टू जीरो देन अल्फा विल बी कॉल्ड द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ऐसा आपके बुक में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के चेक कर सकते हैं, है ना। हमको उससे मतलब नहीं है बुक में क्या लिखा है, जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, कोई बुक कोई भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। हमको करना ये है कि हमको चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2, क्या इन दोनों वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल का नेट रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ गया तो कहेंगे बोथ आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, है ना। मान लेते हैं -2 के लिए आया, -2 के लिए जीरो आया लेकिन 2 के लिए नहीं आया, तो बोलेंगे p -2 तो जीरो है ना, लेकिन p2 जीरो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अलग अलग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए पॉलिनोमियल का अलग अलग वैल्यूज आ सकता है। अगर जीरो आ जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो बोलेंगे कि वो जीरो नहीं हो, वेरिएबल का वो वैल्यू दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। अब यहाँ पे जीरो का मतलब ये जीरो मत समझिएगा, जीरो का मतलब जीरो, ठीक है, नाम है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके कारण पॉलिनोमियल का नेट रिजल्टेंट वैल्यू जीरो गोल हो जाए, जीरो नंबर जीरो हो जाए, तब कहेंगे वेरिएबल का वो वैल्यू जो है जिसके कारण पॉलिनोमियल का नेट रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आ रहा है, इसीलिए वेरिएबल का उस वैल्यू को हम कहेंगे दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज विल बी कॉल्ड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। अब इसका क्या मतलब है देखिए, -2 और 2, -2 और 2 दोनों को चेक करना है, तो हम एक एक करके दोनों को अलग अलग चेक कर लेते हैं। p -2 करेंगे तो इस पॉलिनोमियल px का कुछ नेट रिजल्टेंट वैल्यू निकलेगा, है ना। वहां कैसे निकालेंगे, वेरिएबल के जगह पे गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल को रख दीजिए, है ना। यहाँ पर रखेंगे तो x के जगह पर -2 +2 जैसे है वैसा का वैसे ही रख देंगे। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, दोनों का सॉल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर नेट रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px इज कैलकुलेटेड टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आया है, 0 अपने आप नहीं ना आया है, वेरिएबल के किसी एक डिफिनिट एक निश्चित वैल्यू के कारण पॉलिनोमियल px का नेट रिजल्टेंट वैल्यू 0 आया है, तो उस निश्चित वैल्यू को ही हम कहेंगे कि दिस निश्चित वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल x विल बी कॉल्ड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। उस निश्चित वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, बस समझ आया। बोलेंगे देयरफॉर -2 इज जीरो ऑफ गिवन polynomial px is equal to x plus 2। समझ, क्योंकि x के वैल्यू -2 के कारण नेट रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px 0 आया है, इसीलिए x का यह वैल्यू जो है इस गिवन पॉलिनोमियल px x plus 2 का 0 कहलाएगा। 0 नाम है ना, किसका नाम है, वेरिएबल का वो नाम है, वेरिएबल के उस वैल्यू का नाम है जिसके कारण पूरे पॉलिनोमियल का नेट रिजल्टेंट वैल्यू 0 आ रहा है। अब वैसे ही p2 निकाल कर देखते हैं, p2 निकाल रहे हैं तो उसी पॉलिनोमियल में x के जगह पर 2 रखेंगे, है ना, 2 और आगे +2 है, +2 लिख दिए, सॉल्व किए तो आया
4, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। 4 0 के बराबर नहीं ना है, 0 तो नहीं है ना। अब कितना है उससे क्या मतलब है, 0 नहीं ना है? तो क्योंकि 0 नहीं है ना, P2 के कारण पूरे पोलिनोमियल Px का नेट रिजल्टेंट वैल्यू 0 नहीं आया है, इसीलिए वेरिएबल का यह वैल्यू x इज इक्वल टू 2 विल बी नॉट कंसिडर्ड एज 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल Px, है ना। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हेंस या देयरफॉर 2 is not the 0 of the given polynomial Px equal to x plus 2। बात समझ आ गया, कोई दिक्कत? ऐसे ही करके आपको इस पूरे एक्सरसाइज में शॉर्ट एग्जाम्पल्स में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ होगा, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ हो। सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैथमेटिक्स जो है वो एक आसान सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य रखिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, कंसेप्ट को सीखिए, उसको अप्लाई करिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि पहले हर एक एक्सरसाइज में पहले सॉल्व एग्जाम्पल को बनाइए। सॉल्व एग्जाम्पल को पहले बनाने से फ़ायदा ये है कि हर एक सॉल्व एग्जाम्पल को बनाने से आप अननोन क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीख जाते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स को आप बुक से देख कर ही कंसेप्ट को सीखिए कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि बुक में तो सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपको उसको उतारना नहीं है। सॉल्व एग्जाम्पल को देख के उतारना नहीं है, उसके बनाए हुए तरीके को सीखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। बात समझ में आया? तो सॉल्व एग्जाम्पल को बनाकर उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका को सीखिए। जब सीख जाए, पूरा सॉल्व एग्जाम्पल बना ले, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। आपका जब भी कोई एक थ्योरम या कोई एक कंसेप्ट हम सिखाएंगे या एक्सप्लेन करेंगे तो पहले हम कहेंगे सॉल्व एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सॉल्व एग्जाम्पल बुक में सॉल्व तो किया हुआ है बट उसका कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें किस मेथड को या किस तरीके को या किस कंसेप्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। बोले ना, देख के उतारना नहीं है, उसके कंसेप्ट को सीखना है। ये भी तो हो सकता है कि कंसेप्ट ना समझ में आए, है ना। तो जब कंसेप्ट नहीं भी समझ में आए तो उसमें कोई बहुत चिंता करने वाली बात है नहीं, ठीक है। आप सॉल्व एग्जाम्पल को बनाइए। अगर कोई सॉल्व एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है या जो भी चीज़ स्टेप लिखा हुआ है कोई स्टेप नहीं समझ में आता है, आप केवल सॉल्व एग्जाम्पल का नंबर ग्रुप के थ्रू आप पूछ लीजिए, हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन सा ऐसा डाउट है या कौन सा ऐसा पार्ट है क्वेश्चन का जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन पहले सॉल्व एग्जाम्पल बनाएंगे, सॉल्व एग्जाम्पल बना लेने के बाद हम एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे। जो कल है, कल हम आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स में से आप लोगों के द्वारा पूछा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो पहले हम उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और कुछ अच्छा क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जाम्पल का होगा वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने का काम आपका है, आपको बनाना है। सॉल्व एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन कर देंगे, जो भी आप पूछिएगा वो भी, और जो कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा सॉल्व एग्जाम्पल का वो भी हम आपको प्रैक्टिस के थ्रू समझाएंगे, आप उससे सीखिएगा। फिर अनसॉल्व क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है उसको सॉल्व करिएगा। जब एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा उसमें से भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे ना बने, तो वो क्वेश्चन भी आप हमसे पूछिएगा, हम उसको बहुत ही बेहतर ढंग से सिंपलेस्ट वे में आपको समझा देंगे ताकि कंसेप्ट परमानेंटली आपके माइंड में बिल्कुल फीड हो जाएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ताकि मैथमेटिक्स ऐसा नहीं होता है कि आज पढ़े या कल भूल गए। ये कोई ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स या लिटरेचर नहीं है कि कोई किरदार भूल गए। मैथमेटिक्स है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है एक बार अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया तो भूलने का सवाल ही नहीं होता है या गलती होने का सवाल ही नहीं होता है। अब आपका काम है उस कंसेप्ट को बार बार अप्लाई करना, इस्तेमाल करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के माध्यम से आप उसको अप्लाई करिए, थ्योरम्स को, कंसेप्ट को इस्तेमाल करिए। जब इस्तेमाल करिएगा तो कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा, है ना। अब इसमें एक जगह गलती कहाँ होता है, या बीइंग एन स्टूडेंट आप लोग के द्वारा ऐसा गलती हो भी सकता है, वो क्या है, लापरवाही, है ना। लापरवाही क्या होता है कि आपको कंसेप्ट हम सिखा दिए,
समझा दिए, जो भी चीज़ वो एक्सप्लेन करने वाला था एक्सप्लेन कर दिए, और हम बोले कि सॉल्व एग्जाम्पल बनाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा या नहीं समझ में आ रहा होगा वो पूछ लीजिएगा। पर ये तो बनाने का काम तो आपका है ना, बनाने का काम, क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम तो आपका है ना। हमको कैसे पता चलेगा कि किस स्टूडेंट का कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? आप पूछिएगा तब ना, और पूछने के लिए बनाइएगा तब ना। अगर आप क्वेश्चन को बनाइएगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं करिएगा, तो फिर मैथमेटिक्स मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, आपके बस की बात नहीं है। आपको फिर दूसरा उतना ही पढ़िए जितना में आप पास हो जाइए। वो मैथमेटिक्स जो है वो कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। ऐसे आज थ्योरम पढ़ें और 10 दिन बाद क्वेश्चन बनाने के लिए बैठ रहे हैं, तो तब तक हो सकता है कंसेप्ट आपके माइंड से स्किप हो जाएगा, निकल जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है, उस तरीके से आप पढ़ भी नहीं पाइएगा। और इस क्लास के स्टैंडर्ड में आने के बाद अगर इस तरह की लापरवाही आपसे होती है तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। इससे आप कभी भी एक सक्सेसफुल स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट द बिहेवियर ऑफ अ सीरियस कैंडिडेट। एक गंभीर स्टूडेंट का यह व्यवहार नहीं हो सकता है कि हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस करने से आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इस तरह की गलती मत करिएगा। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में ही आपको क्वेश्चन बनाना है, तो बिकॉज सिलेबस बहुत लंबा है, केवल मैथमेटिक्स ही सब्जेक्ट नहीं ना है, बहुत सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना। अलग अलग सब्जेक्ट और भी तो सब्जेक्ट पढ़ना है ना। तो उन सारे सब्जेक्ट्स का टाइम पीरियड या ड्यूरेशन फिक्स है, उस ड्यूरेशन में ही आपको पढ़ना है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, है ना, उसको नेग्लेक्ट मत करिए, है ना। ये मत समझिए पेज पलटना नहीं कि पढ़ लिए, वो कोई कहानी नहीं है कि पढ़ लिया। आपको उससे उसको सॉल्व करना है, नोटबुक पे सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कहीं पर कोई लूप होल, कोई मिस्टेक, कुछ एरर नज़र आता है, कोई कंसेप्ट में कोई चीज़ है जो आपका क्लियर नहीं है, उसको ज़रूर पूछिए और इमीडिएटली पूछिए, है ना। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद नहीं पूछना है। अगर आज सिखा दिए, क्वेश्चन आज सॉल्व करिए, आज से लेके कल तक का वक्त है आपके पास। सॉल्व एग्जाम्पल बनाइए, उसमें जो डाउट है उसको कलेक्ट करके रखिए, और कल सेशन शुरू होने के पहले, कल फर्स्ट हाफ में, मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में आप अपना डाउट हमको सेंड कर दीजिएगा, तो कल का सेशन शुरू होने के पहले हम आपको आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे उसी सेशन में, ठीक है। तो कल तक के लिए आपका होमवर्क है सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड एक्सरसाइज। सॉल्व एग्जाम्पल बनाइएगा, है ना। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सॉल्व एग्जाम्पल बनाइए। जो नहीं समझ में आएगा, जो नहीं बनेगा, हम कल एक्सप्लेन करेंगे, बट पूछना आपका काम है। आप सॉल्व करिएगा, बनाइएगा, तभी तो पता चलेगा कि क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, या क्या चीज़, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है हमसे, या हमको क्लियर नहीं हो रहा है। तो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए जितना भी क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ लीजिएगा, वो डाउट्स हम क्लियर कर देंगे कल के सेशन में। थैंक यू।